क्लास 11th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का यूनिट 3, ओके, चैप्टर 8 दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आप लोगों के पास मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट ऑफ लाइफ और शेयर भी करेगा, ठीक है। सेल, सेल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये जानना जरूरी है ना कि आखिर सेल की डेफिनेशन क्या है। कोई पूछ ले नॉर्मली व्हाट इज सेल, क्लास 9 हो, ठीक है, या फिर लोअर क्लासेस हो, हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि सेल क्या है, ठीक है। फिर से हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेल क्या है। तो सेल की डेफिनेशन तो हमें एकदम नॉर्मली याद होनी चाहिए कि सेल क्या है। स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life. Cell is the structural and functional unit of what? Life. Okay? Without cell, अगर सेल ही नहीं है तो कोई बॉडी का डेवलपमेंट हो, कोई बॉडी है, ठीक है। देखिए अगर हम वॉल की बात करें तो वॉल, ठीक है, वॉल किससे बनी होती है? ब्रिक्स से बनी होती है, ठीक है। ब्रिक्स इसमें किस चीज का काम कर रहा है? सेल का, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी भी सेल से बनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि सेल, और जब सेल मतलब ग्रुप ऑफ सेल को हम कहते हैं टिश्यू, ठीक है। ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं ना? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक की पॉइंट है। देखिए ऐसे तो हम ये जूनियर क्लासेस में, लोअर क्लासेस में ही समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक बार इसको आप लोगों को रिकैपिचुलेट करा दिया, ठीक है। दैट सेल इज ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन्स एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम ही हमारी बॉडी को क्या करता है? बनाता है, ठीक है। यही हमारी बॉडी को बनाता है, ठीक है। क्लियर है इतना? अब हमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ सेल डिस्कवरी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ सेल डिस्कवरी। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, अब हम ये समझ लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ सेल डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था सेल को। कब? 1665 में। इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। लिविंग सेल था वो नहीं, डेड सेल था, ठीक है। कहाँ पे इन्होंने डिस्कवरी की थी? तो वुडन कॉर्क के स्लाइस में, यानी कि एक लकड़ी के छोटे से टुकड़े में इन्होंने जब माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा, माइक्रोस्कोप से जब ये देखे तब क्या हुआ? इन्हें हेक्सागोन शेप नजर आया। हेक्सागोन शेप भी कह सकते हैं या फिर हनीकॉम्ब शेप इनको दिखा, ठीक है। हनीकॉम्ब लाइक शेप इनको दिखा, जिसको इन्होंने कहा कि क्या है? सेल, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये सेल है, और ठीक है, और ये सेल कैसा था? लिविंग या डेड? तो ये डेड सेल था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? शेल्डर एंड सचमान, दो साइंटिस्ट आए 1839 में, और इन्होंने क्या किया कि गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी। इन्होंने सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया सेल को 1665 में। डेड सेल था वो, वुडन कॉर्क के स्लाइस लिए इन्होंने माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा तो हेक्सागोन शेप या फिर हनीकॉम्ब लाइक शेप का कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, जिसको इन्होंने कहा कि सेल है, ठीक है। और ये कैसा था? डेड सेल था।
इसके बाद आए शेल्डर और शशमान साइंटिस्ट, ठीक है, कब आए 1839 में, और इन्होंने क्या किया कि कॉन्सेप्ट दिया सेल थ्योरी का, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब आगे हम समझ लेते हैं कैसे कैसे और भी साइंटिस्ट है उन्होंने क्या क्या डिस्कवरी की। थर्ड साइंटिस्ट के बारे में हमें पढ़ना है, वो है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट है 1831 में, शेल्डर और शशमान से पहले। इन्होंने डिस्कवरी की, डिस्कवर न्यूक्लियस, इन्होंने न्यूक्लियस से डिस्कवरी की, और इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस जो है इट इज द कंट्रोलिंग पावर ऑफ सेल, कंट्रोलिंग पावर ऑफ सेल, किसको कहा इन्होंने, न्यूक्लियस को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फ्रैंटाना। इन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस इज कंसिस्ट ऑफ डीएनए, न्यूक्लियस कंसिस्ट होता है डीएनए से। इसके बाद आए वॉल्टर साइंटिस्ट। वॉल्टर साइंटिस्ट आए तो 1888 में। इन्होंने रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, वॉल्टर साइंटिस्ट ने 1888 में रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कहाँ रहता है, इन न्यूक्लियस, जिसका नाम है नोन एज, जिसका नाम है क्रोमोसोम, इसकी डिस्कवरी की, ठीक है। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आए नेक्स्ट साइंटिस्ट फ्रेडरिच नाम के। इन्होंने डिस्कवर किया, किस डिस्कवरी की, किसकी, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इन्होंने डिस्कवरी की न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है। क्लियर हुआ। रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट 1831 में डिस्कवर किए न्यूक्लियस को, ठीक है, और ये कहे कि कंट्रोलिंग पावर होता है किसी भी सेल का। उसके बाद आया फ्रैंटाना साइंटिस्ट, न्यूक्लियस के मतलब इन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस जो होता है कंसिस्ट होता है डीएनए से, ठीक है। फिर आया वॉल्टर साइंटिस्ट 1888 में, उन्होंने कहा कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। इसके बाद आते हैं फ्रेडरिक साइंटिस्ट, ठीक है, जिन्होंने फ्रेडरिक साइंटिस्ट इन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है। अब हमें देखिए और भी साइंटिस्ट है, इन लोगों ने क्या क्या बातें कही, चलिए हम सब समझ लेते हैं कैसे कैसे इन लोगों ने डिस्कवरी की, ओके। इसके बाद आए एंटोन वॉन लीवेनहॉक साइंटिस्ट। इन्होंने डिस्कवरी की किसकी, बैक्टीरियल सेल की, जिस वजह से इन्हें हम लोग कहते हैं, एंटोन वॉन लीवेनहॉक को हम कहते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की, बैक्टीरियल सेल की, और उसके ऊपर स्टडी भी की, ठीक है, बैक्टीरियल सेल के ऊपर स्टडी की, इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ये एंशिएंट फादर है, एंशिएंट फादर। अगर हम बात करें मॉडर्न फादर की, कि मॉडर्न फादर कौन है, मॉडर्न फादर किसके, ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो ये है रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट, ठीक है। रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट को मॉडर्न फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद आए रडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट, और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने प्री एग्जिस्टिंग सेल का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, समझ में आया। ये थी टोटल हिस्ट्री ऑफ सेल, ओके। हिस्ट्री ऑफ सेल डिस्कवरी क्लियर हो गई। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेल। कितने टाइप्स के होते हैं सेल, तो सेल टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, origin and its nature, prokaryotic and eukaryotic cell, okay, so let's discuss about types of cell. Types of cell, तो सेल कितने टाइप के होते हैं मैंने पहले
सेल और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बने हैं, ठीक है, एक प्रो से और एक कैरियोट से। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। और कैरियोट का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। मतलब साफ है, ऐसे सेल जिसका न्यूक्लियस जो होता है वो प्रिमिटिव होता है, ठीक है, सच सेल विच हैविंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। ओके, इनफैक्ट इसमें लैक ऑफ ऑल द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। इसमें कोई भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, एक्सेप्ट, सिर्फ एक पाया जाता है, एक्सेप्ट 70S राइबोसोम। ठीक है, सिर्फ 70S राइबोसोम पाया जाता है, बाकी और भी कोई साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स कौन कौन से हो जाते हैं? तो सभी बैक्टीरिया एंड, देखिए यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, ऑल बैक्टीरिया, ठीक, ऑल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। सभी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो एग्जांपल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है। अब हम आते हैं यूकैरियोटिक सेल पर। यूकैरियोटिक भी टू वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज यू एंड कैरियोट। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। और कैरियोट का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि ऐसे सेल जिनका न्यूक्लियस क्या रहता है? ट्रू रहता है, मींस न्यूक्लियस सच टाइप ऑफ सेल, मींस सच टाइप ऑफ सेल हैविंग व्हिच हैविंग ट्रू न्यूक्लियस। ओके, इनमें प्रेजेंस ऑफ all the cytoplasmic ऑर्गेनल्स, इसमें सारे के सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल हो जाएगा प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर हुआ टाइप्स ऑफ सेल? अब हमें स्टडी करना है एनिमल सेल के बारे में। अब हमें एनिमल सेल के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करना है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट एनिमल सेल। एनिमल सेल, देखिए अगर बात करें प्लांट सेल और एनिमल सेल की, तो ये दोनों हम लोग क्लास 9 में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो क्लास 11 के चैप्टर में नहीं, इसमें बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है। और अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में, क्लास 9 का आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पे क्लास 9 का सेल चैप्टर अपलोड है, ठीक है, आप लोग उसे चेक कर लीजिए और उसे एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, जिससे कि आप लोगों का एनिमल सेल और प्लांट सेल टोटल क्लियर हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग आगे के टॉपिक को समझ पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों के लिए आगे का टॉपिक समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप क्लास 9 का सेल चैप्टर एक बार चेक कर लीजिए, ओके, और स्पीड हाई करके, ठीक है, डबल स्पीड पे आप लोग पढ़ लीजिए, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए, अगर आप लोगों को नहीं आइडिया है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में तब। अदरवाइज अगर आप लोगों ने क्लास 9 क्लासेस पढ़ा है, क्लास 9 आप लोगों को अच्छे से रहा है, फिर आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है इसे क्लियर करने की, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट क्लास 11 का टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए हम एनिमल सेल को समझ लेते हैं। पूरा मैं इसके बारे में बताऊंगी नहीं, जैसे मैंने पहले ही बताया, ठीक है, क्योंकि क्लास 9 का ही टॉपिक है, इसके बाद डिटेल इसके बारे में जाना है, क्लास 9 का टॉपिक है, जितना जरूरी है क्लास 11 का सिर्फ उतना ही आप लोग से डिस्कस करूंगी। अदरवाइज आप क्लास 9 का टॉपिक चेक कर लीजिए, क्लास 9 का वीडियो चेक कर लीजिए, ओके। यहाँ पे हमें एनिमल सेल में पढ़ना है प्रोटोप्लाज्म के बारे में खास तौर पे। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना एनिमल सेल का, प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो बाउंडेड होता है, बाउंडेड बाय थिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं, नोन एज सेल मेम्ब्रेन, जिसे कि हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सभी मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है।
प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी? तो प्रोटोप्लाज्म was discovered by डोयार्डिन साइंटिस्ट। ठीक है, डोयार्डिन साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी और इन्होंने इसका नाम रखा था सार्कोड। ठीक है, लेकिन इनके बाद क्या हुआ कि पुरकिंजे साइंटिस्ट है और पुरकिंजे साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। ठीक है, इन्होंने सार्कोड कहा था, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम नहीं दिया। हाँ, डिस्कवरी जरूर की थी इन्होंने प्रोटोप्लाज्म की, लेकिन किस नाम पे? सार्कोड। इन्होंने कहा था कि जिस चीज की मैंने डिस्कवरी की है वो सार्कोड है, लेकिन फिर आए पुरकिंजे साइंटिस्ट और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया, सार्कोड से हटा करके उसके बाद हम जानने लगे इसे प्रोटोप्लाज्म के नाम से। ठीक है, किसके थ्रू? पुरकिंजे साइंटिस्ट की वजह से। ठीक है, अब हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए प्रोटोप्लाज्म में दो टाइप का होता है, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, देखिए साइटोप्लाज्म में भी कुछ टाइप्स आएंगे, जैसे कि प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कवरी कर, ये सब कुछ हम लोगों ने स्टडी कर लिया है क्लास 9th के सेल चैप्टर में। तो मैं इसमें नहीं बताने वाली हूँ, मैं आप लोगों को बार-बार बता रही हूँ, मैं इस चैप्टर में नहीं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, क्योंकि डिस्कस करने से बहुत ही लेंथी वीडियो होगा, बहुत ही लेंथी चैप्टर भी हो जाएगा, जो कि क्लास 11 में पूछेगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप क्लास 9th का मेरा वीडियो चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम साइटोप्लाज्म के बारे में समझ लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, इन सबको हम समझ लेते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स। कौन कौन से हैं ये पार्ट्स? फर्स्ट है साइटोप्लाज्म और सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सबसे पहले हमें स्टडी करना है साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है, कितने टाइप का है, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, आइदर सेल वॉल, या तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर या फिर सेल वॉल के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। कौन? साइटोप्लाज्म। एज वेल एज और भी कहाँ प्रेजेंट रह सकता है? तो या फिर रहता है एज वेल एज outside the nuclear membrane। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे भी प्रेजेंट रहता है। कौन? साइटोप्लाज्म। इसके पास देखिए साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, ये तो बताने जो साइटोप्लाज्म है इसके पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल होंगे। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स तो ये भी 8 टाइप के होते हैं, 8 टोटल 8 होते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। ठीक है, सबके हम नाम जान जाते हैं और इसके बारे में हमने स्टडी कर चुका है क्लास 9th में। ठीक है, वीडियो आप लोग चेक कर सकते हैं अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो। और ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल किस काम में आते हैं हमारी बॉडी में? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। सबसे पहला है प्लास्टिड्स, फिर आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद आ जाएगा गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसे हम शॉर्ट में ER भी कहते हैं। और ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। फिर आता है लाइसोसोम एंड देन
ribosomes, and then centrosome and vacuoles. ओके, तो ये है रफ, तो ये है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो इनके बारे में क्लास 9 में मैंने बता रखा है, ठीक है। और अब मैं आप लोगों की और मैं एक और काम करूंगी कि मैं क्लास 9 का जो वीडियो है, जो क्लास है, मैंने जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स को बताया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर आप लोगों को चेक करना हो तो आप लोग इजी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें समझना है न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट न्यूक्लियोप्लाज्म। सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये कोलॉइडल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके पास हैविंग व्हाट? क्रोमेटिन थ्रेड। इसके पास क्रोमेटिन थ्रेड भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो एनिमल सेल यहीं पे फिनिश होता है। अब हमें समझना है प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल समझ लेते हैं। प्लांट सेल में भी हमें कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्लास 9th में मैंने प्लांट सेल को भी बता रखा है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। प्लांट सेल जो होता है ये बाउंडेड होता है, बाउंडेड बाय सेल वॉल। सेल वॉल से प्लांट सेल बाउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है, और कंपोज होता है, कंपोज ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज से कंपोज होता है, भरा हुआ होता है। वैसे तो ये इम्परमिएबल होता है, बट फ्यू गैस क्या रहते हैं इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सचेंज ऑफ व्हाट? मटेरियल्स। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जिसे हम कहते हैं कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, तो आई होप आप लोगों को प्लांट सेल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब आप लोगों के लिए एक वर्क है जिसको मैं नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। एक नहीं बल्कि दो वर्क है, आप लोगों को ये करना है, ठीक है। ये वर्क आप लोग कंप्लीट करिएगा। और अगर आप लोगों को कोई डाउट रहे इसमें, ठीक है, आप लोग सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा ये दो टॉपिक्स की। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा। फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। मैंने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल बता दिया। अब इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता करना है, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल आप लोग क्लास 9 का टॉपिक है। और प्लांट सेल और एनिमल सेल में आप लोग को डिफरेंस आप लोग तभी क्लियर कर पाएंगे जब आप लोगों को प्लांट सेल और एनिमल सेल क्लियर रहेगा, ठीक है। तो आप लोग क्लास 9 का वीडियो चेक करिए, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा डिफरेंस भी, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल का, ठीक है। अब हम आते हैं प्लास्टिड क्या होता है। प्लास्टिड नाम सुने हैं हम लोग, प्लास्टिड, ठीक है। तो प्लास्टिड होता क्या है, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। प्लास्टिड्स देखिए, एक्चुअली मैं साइटोप्लाज्मिक जो भी ऑर्गेनल्स थे उनके बारे में मैं डिटेल स्टडी आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेन नहीं करने वाली थी, पर मैंने सोचा कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखिए 8 के 8 तो मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी नहीं, पर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। अगर आप लोग चेक नहीं भी करेंगे तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऐसे आप लोग चेक कर लीजिए, उसमें मैं ज्यादा अच्छे से डिटेल में समझा रखा है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये प्लास्टिड जो होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट रहता है? ओनली प्लांट सेल। ये सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट रहता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो अर्नस्ट हैकर साइंटिस्ट ने, कब? 1886 में। और इसका नाम प्लास्टिड रखा था शिम्पर साइंटिस्ट ने, ठीक है। शिम्पर साइंटिस्ट ने इसका
इसका नाम रखा, ठीक है, नेम रखा साइड, क्या, प्लास्टिड। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्लास्टिक की, डेट प्लास्टिक कितने टाइप के होते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं प्लास्टिक, ठीक है। फर्स्ट होता है लिथोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये है टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। अब हम इन तीनों को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, दैट व्हाट इज ल्यूकोप्लास्ट, व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट एंड व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट। फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये सब कुछ हमें स्टडी करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट ल्यूकोप्लास्ट एंड टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, देखिए, ल्यूको मतलब क्या होता है, ल्यूको मतलब होता है कलरलेस, ठीक है। और प्लास्टिड मतलब क्या होता है, प्लास्ट मतलब क्या होता है, प्लास्टिक इन द सेंस कलरलेस प्लास्टिक, है ना। ये ऐसे प्लांट में प्रेजेंट रहता है वेयर सनलाइट इज अवॉइड, जहां पे सनलाइट प्रेजेंट नहीं रहती है, वैसे जगह के प्लांट्स में कौन प्रेजेंट रहता है, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। मीन्स कहां पे, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड रूट एंड स्टेम, ठीक है, अंडरग्राउंड रूट और स्टेम में ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट की, तो ये भी 3 टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है अमाइलोप्लास्ट, सेकंड होता है प्रोटीनोप्लास्ट, एंड थर्ड होता है एआयोप्लास्ट, ठीक है। देखिए, अमाइलोप्लास्ट क्या होता है, ये किसको स्टोर करता है, स्टार्च को, ठीक। प्रोटीनोप्लास्ट किसको स्टोर करता है, प्रोटीन को, और एआयोप्लास्ट स्टोर करता है लिपिड एंड फैट, ठीक है। क्लियर है, टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में थोड़ी सी और भी डिटेल है जो हमें समझ लेनी है। When ल्यूकोप्लास्ट एब्जॉर्ब्स सनलाइट, जब ल्यूकोप्लास्ट सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, देन इट कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और जैसे ही ये क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हुआ, तुरंत क्या होगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो जाएगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो जाएगा। कैसे, एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ग्रीन टोमेटो कन्वर्ट इनटू व्हाट, रेड। ग्रीन टोमेटो तुरंत किस कलर में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। अब सेकंड हमें पढ़ना है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, देखिए, क्रोमो मीन्स क्या होगा, कलर, और प्लास्टिक मतलब क्या होगा, प्लास्ट मतलब क्या होगा, तो प्लास्टिक, यानी कि कलरफुल प्लास्टिक, ठीक है। ये प्रेजेंट रहता है वेयर सनलाइट इज प्रेजेंट, ये उसी प्लांट की उसी पार्ट में प्रेजेंट रहेगा जहां पे सनलाइट प्रेजेंट रहेगी, ठीक है।
के बारे में। थर्ड है क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरो की बात करें तो क्लोरो मीन्स ग्रीन होता है, ठीक है, और सेम प्लास्ट की बात करें तो प्लास्ट मीन्स क्या होता है, प्लास्टिक, जिसका प्लास्टिक किस कलर का, प्लास्टिक जिसका किस कलर का रहेगा, ग्रीन कलर का रहेगा, ठीक है। और इसी की वजह से प्लांट का कलर कैसा रहता है, ग्रीन रहता है, और ये प्रोड्यूस करते हैं देयर ओन फूड। क्लियर हो गया। और इसी वजह से हम प्लांट को क्या कहते हैं, नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स हम किसे कहते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट क्लियर हुआ, अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये कैसा होता है, सिंपल होता है, ठीक है। कितना होता है, 40 to 60। जब हम इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये बाउंडेड होगा, बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, ठीक है। और ये दोनों मेम्ब्रेन जो होती हैं वो सेपरेट होती हैं विद ईच अदर बाय पेरी प्लाज्मोडियल फ्लूइड। ये पेरी प्लाज्मोडियल फ्लूइड से सेपरेट होती है कौन, दोनों मेम्ब्रेन, जिससे क्लोरोप्लास्ट बाउंडेड होता है। क्लोरोप्लास्ट में कॉइन लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, जिसे कि हम थैलेकोइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब हमें पढ़ना है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे आप लोगों के लिए नोट डाउन कर दूंगी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है इन विच ग्रीन प्लांट prepare their own food, prepare their own food with the help of sunlight, carbon dioxide and all, ठीक है। होता क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स प्लस मिनरल्स आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तब बनता है C6H12O5N, जिसे हम स्टार्च कहते हैं, ठीक है। प्लस और क्या बनता है 6CO2 प्लस 6H2O रिलीज हो जाता है, जिससे कि हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। समझ में आया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, क्लियर हुई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आप लोगों को, ठीक है। अब हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में 2 मैकेनिज्म होती हैं, ठीक है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक है। इतना मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि मैकेनिज्म भी 2 टाइप में होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन को हम लोग हिल रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, डार्क रिएक्शन को ब्लैक मून रिएक्शन या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो ये सब हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ओके। तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, डाउट कंफ्यूजन आप लोग क्लियर किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम रिगार्डिंग कोई डाउट हो या फिर कुछ भी तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। और मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ इतना ही
बोलना चाहूंगी कि आप लोग इसे शेयर करिए, ठीक है, जितना आप लोगों से पॉसिबल हो सके उतना शेयर करिए क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स में। ओके, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।